अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। तो आपके बुक के हिसाब से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बोला गया है कि ये सन है और सन जो है उसके आसपास कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अर्थ वगैरह कुछ भी, जुपिटर कुछ भी हो सकता है, ये जो है सन के आसपास सर्कुलर मोशन कर रहा है। मगर कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम स्पीड, सेम। एक्चुअली यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी स्पीड से रिलेटेड बोला है, यानी कि सेम स्पीड से जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। तो प्लैनेट जो है ये बराबर सन के आसपास क्यों घूम रहा है? क्योंकि सन इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। वो फोर्स हमारे अर्थ को कहाँ खींच रहा है, या कोई किसी भी प्लैनेट को कहाँ खींच रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हो जाता है क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है mv²/r। यहाँ पर m क्या है? m इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट का मास है। v क्या है? उसकी वेलोसिटी, यानी कि उसकी स्पीड बोलेंगे तो भी चलेगा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है स्पीड, लेकिन अलोंग विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई है, मगर ये किसकी वेलोसिटी है? ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट की वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद r क्या है? r इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन। देखो इसको कैसा दिया हुआ है? mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कैसे देते हैं? mv²/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोले तो क्या? स्पीड। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड मतलब सिर्फ स्पीड, मतलब रफ्तार। लेकिन अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन ऐड कर दूं तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन मिल रहा है, कौन सा डायरेक्शन है? सर्कुलर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं स्पीड को हटाकर क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी लिख सकता हूँ, है ना। वेलोसिटी लिख सकता हूँ। याद रखो वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पूरा सर्कल के जितना डिस्टेंस कवर किया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसा देते हैं? 2πr। कैसा देते हैं यहाँ पर? 2πr। तो ये डिस्टेंस कवर हुआ 2πr जितना, और t फॉर टाइम। ये हो गया क्या हमारा? इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया क्या हमारा? इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन 1। देखो यहाँ पर जो है ये v की जगह पर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे 2πr/t, ठीक है। तो अभी हम लोग ये इक्वेशन को देखते हैं कैसा बनेगा। हम लोगों ने लिखे थे v इज इक्वल टू 2πr/t, ये हम लोगों ने लिखे थे। एंड पुटिंग द वैल्यू, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन दिस फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास, और ये हो गया क्या? 2πr/rt, बराबर है। ये t इधर आ गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। मगर याद रखो ये सारा स्क्वायर में है, तो ये t² हो गया, ये भी स्क्वायर में है, तो मैं डायरेक्टली ये स्क्वायर में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? ब्रैकेट खोलता हूँ, m 2 2 4 πr²/rt², ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एक r कट गया, ये भी एक r कट गया, तो हमको क्या मिला? m 4
पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों को ये वाला मिल गया, ये आर ऐसा बन गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो गया, ये वाला हम लोगों को मिल गया। अभी क्या बोला गया है कि ये वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर करेंगे। आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, m4 पाई स्क्वायर और r क्यूब हो गया अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अभी अगर आप गौर करो तो ये जो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये हम लोगों ने अभी देखे थे केपलर्स लॉ के थर्ड लॉ में देखे थे केपलर्स के। तो वो क्या था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, और अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अगर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर k कांस्टेंट देते हैं आर क्यूब, और हम लोग अगर इसको यहाँ लेके चले जाए तो क्या हो जाता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू k। ये रहता था हमारा क्या, ये केपलर्स का थर्ड लॉ। तो वैसा ही ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है। तो देखो क्या करेंगे, तो अभी मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूँ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये k को डिनोमिनेटर में डालेंगे क्योंकि इसका उल्टा है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये हम लोगों को क्या मिला था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू k। ये हम लोगों को मिला था केपलर्स के थर्ड लॉ से। ठीक है, केपलर के थर्ड लॉ से हम लोगों को ये मिला था लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा मिल रहा है, रिवर्स मिल रहा है। आर क्यूब ऊपर है, टी स्क्वायर नीचे है, तो ये k किधर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया k। ठीक है, अब अगर हम लोग गौर करेंगे तो 4 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और k तो कांस्टेंट है ही। तो बचा क्या, ये बचा क्या, रेडियस बचा। ठीक है, तो हम लोग ये सब को अगर कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या, मतलब ये कि फोर्स जो है, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ मतलब क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि फोर्स जो है ये कब बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब उन लोगों का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट, इन दोनों के बीच में फोर्स कब बढ़ेगा, मैं मैग्नेट के हिसाब से समझाऊँ, अगर ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, अगर मैं इन लोगों का फोर्स बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इन लोग का डिस्टेंस कम कर दूंगा। डिस्टेंस कम करूंगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इन लोग का फोर्स कम करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वही बता रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो क्रिएट होते हैं उसके पीछे सन एंड मून का भी हाथ है। तो आइए अभी हम लोग वो देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। ठीक है, अब कंसिडर करो दिस इज एन अर्थ। ठीक है, और इसके सरफेस पे पानी है। अब थ्रू आउट द पानी नहीं होता है, ज़मीन भी होती है, मगर कंसिडर करो कि थ्रू आउट इधर पे यानी कि इस पे पानी है। मून जो है अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये मून हो गया हमारा। ठीक है, अब मून क्या कर रहा है, नो डाउट ग्रेविटेशन का लॉ क्या है कि कोई भी जो बॉडी होती है, ये अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ये सेंटर टू सेंटर क्या करता है, एक दूसरे पे पुल क्रिएट करता है। अर्थ जो है, अर्थ यानी मून जो है अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है और अर्थ जो है मून को अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब होता क्या है, अर्थ तो बहुत लार्ज है,
वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, पूरी तरह मूव नहीं करेगा, लेकिन ये तो पानी है, तो क्या हो जाता है, ये पानी जब ये, तो क्या हो जाता है कि ये जो मून है ये फोर्स एक्सर्ट करता है इस पानी के इस एरिया पे, तो क्या हो जाता है, हल्का सा बल्जिंग हम लोगों को दिखाई देता है। हल्के से क्या हो जाता है, पानी मून के तरफ अट्रैक्ट होता है। मून के तरफ अट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हाई टाइड। इसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है वेव्स में एंड टाइड्स में, बहुत बड़ा फर्क है। वेव्स जो है हवा से क्रिएट होती है, जो पानी में लहरें आती है वो वेव्स है, और टाइड जो होती है यानी कि पानी जो है ज़मीन पर आ जाता है, अपने एरिया से और आगे आ जाता है, वो टाइड है। नो डाउट जब हाई टाइड्स वगैरह होती है तो वेव्स भी ज़्यादा हो जाती है, वो अलग है, मगर वेव्स टोटली अलग है, वो क्रिएट होती है हवा से। और ये टाइड जो है ये ग्रेविटेशनल, मून के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से ये क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये बल्ज आ रहा है, यानी कि ये हो गया हाई टाइड हो जाता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर हाई टाइड हो गया, इस एरिया में हाई टाइड हो गया, सपोज करो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है क्या ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट साइड में क्या हो गया, बल्ज आ गया। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो अर्थ है ये भी स्लाइटली, वेरी स्लाइटली ये इस तरफ सरकेगा, हल्का सा मून की तरफ सरकेगा। जब मून की तरफ अगर वो सरका तो क्या हो जाता है, वेरी स्लाइट हाई टाइड इधर भी महसूस होती है, वेरी स्लाइट। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अब यहाँ का पानी, जब ये पानी आगे कैसा आया, इधर का पानी भी आ गया, तो यहाँ पर लो टाइड महसूस होगा, ये याद रखना, इधर पे लो टाइड महसूस होगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ये अर्थ है, ये मून है, मून अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है। अर्थ बहुत हैवी है, नो डाउट वो हटेगा नहीं, तो क्या हो जा रहा है, उसके ऊपर का जो पानी है वो मूव हो रहा है हल्का सा अर्थ के मून के तरफ। जब ये होगा तो नेचुरली इधर का पानी भी आ रहा है, तो ये ऐसा बल्ज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लो टाइड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लो टाइड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर हाई टाइड क्रिएट होगा। और और अर्थ जो है ये भी स्लाइटली मून की तरफ मूव होगा, वेरी स्लाइटली, तो यहाँ पर भी हल्की सी हाई टाइड आ जाएगी, हल्की सी हाई टाइड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कंसिडर करो कि यहाँ पर सन है। अब सन एज कंपेयर टू मून बहुत बड़ा है। अब ये भी एक तरीके का पुल एक्सर्ट कर रहा है मून पर भी और अर्थ पे भी। तो जब सन और मून एक साथ एक लाइन में आते हैं तो ये जो है हाई टाइड, बहुत ज़्यादा हाई टाइड हो जाता है, बहुत बड़ा हाई टाइड हो जाएगा। और ये थोड़ा सा और ज़्यादा, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ और ज़्यादा थोड़ा इधर खिसकेगा, क्योंकि ये दोनों उस पर फोर्स कर रहे हैं। और ये लो टाइड बहुत ज़्यादा ही लो टाइड हो जाएगी, वेरी वीक लो टाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब क्या हो गया, मून सपोज करो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जब मून मूव करके यहाँ पर आ गया तो नो डाउट सन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स अर्थ के ऊपर, मगर इतना ज़्यादा दूर है सन। अभी तो हम लोग इतने से बोर्ड पे बना दिए, मगर बहुत कई हज़ार किलोमीटर दूरी पे है सन अर्थ से। तो उसका नो डाउट फोर्स तो एक्सर्ट होगा ही, मगर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा हाई टाइड नहीं आएगी। और अब हाई टाइड कहाँ पर आएगी, इस एरिया में। वो क्यों? मून तो छोटा है लेकिन मून करीब भी है। तो मैंने बोला हूँ F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये अभी हम लोगों ने देखे थे कि अगर फोर्स क्या हो जाता है, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया? और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। देखो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया है, सन और अर्थ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फोर्स कम हो गया, तो इतना ज़्यादा हाई टाइड वगैरह इधर पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अब अर्थ हल्का सा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर भी
क्या हो जा रहा है, हाई टाइड है। लेकिन ये हाई टाइड ज़्यादा रहता है और ये थोड़ा सा कम हाई टाइड रहता है, और ये पानी इधर का लो टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैसा ही मून इधर आ गया तो यहाँ पर ज़्यादा हाई टाइड होगा, यहाँ पर कम, और यहाँ पर लो टाइड। फिर वही बात यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पर ज़्यादा हाई टाइड होगा, इधर पे कम और इधर पे लो टाइड। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी जहाँ पर चांद जाएगा वहाँ पर ज़्यादा हाई टाइड होगा और एग्जैक्टली उसके अपोजिट पे कम हाई टाइड होगा, और दोनों बाजू में क्या हो जाएगा, लो टाइड रहेगा। बस खाली जिस टाइम सन और मून एक लाइन में आ जाए उस टाइम हाई टाइड और थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बस ये समझाना था आप लोगों को कि ऐसा हाई टाइड एंड लो टाइड जो है ये क्रिएट होते रहता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जो हाई टाइड है वो हम लोगों को 2 बार हाई टाइड आता है। हाई टाइड 2 बार आता है 24 घंटे में, 24 आवर्स में, पूरे अर्थ पे 24 आवर्स में 2 बार हाई टाइड आता है एंड 2 बार लो टाइड आता है। ये याद रखना, हर 6 घंटे के बाद, 6 घंटे हाई टाइड, फिर उसके बाद अगला हाई टाइड 6 घंटे के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद लो टाइड 6 घंटा और लो टाइड 6 घंटा। तो यानी कि अर्थ के ऊपर कोई एक जगह है, ठीक है, समझ लो ईस्ट वाला जो एरिया है वो पहले 6 घंटे हाई टाइड में रहेगा, फिर अगला 6 घंटे लो टाइड में रहेगा, फिर उसके बाद वाला 6 घंटा हाई टाइड में रहेगा, फिर उसके बाद वाला 6 घंटा लो टाइड में रहेगा। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर क्या होता है कि ये मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से और कभी कभी सन के वजह से भी सन प्लस मून ये दोनों ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से हाई टाइड होता है। और हाई टाइड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन ज़्यादा है, वो है मून, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर के ज़रिए से अगर आपको आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।